हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो वही बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, ये इकलौता बंदा है, इतनी स्पीड से अगर तुम लोग बोल मतलब याद करने लग गए ना, तो मजा आ जाएगा। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या है? कह रहे सर देखो, बड़े सारे लोग ना इंडिया में पैसे जोड़ते हैं। अब इंडिया में पैसे जोड़ने का जो कल्चर है वो एक ही है कि कमेटी वाली आंटी के पास कमेटी डाल दो और उसके बाद वो कमेटी वाली आंटी पैसे लेके एकदम छूमंतर हो जाए। यही होता है ना, और फिर कमेटी वाली आंटी को ढूंढते रहो जगह जगह पे। कह रहा अब लोग क्या करते हैं, जनरली यही तरीके हैं, पर आपके पास एक और तरीका भी आता है पैसे को सेव करने का, विच इज नोन एज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बड़े सारे लोग होते हैं, अ पूल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल मैं कह सकता हूं। इन्वेस्टर्स होते हैं। वो सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने पैसे एक बंदे को दे देते हैं। अब ये आगे इन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने के बाद जो भी यहाँ से रिटर्न जनरेट करता है, उस रिटर्न को जनरेट करने के बाद अपना पैसा काटता है और इन्वेस्टर्स को पैसे दे देता है। मतलब सर, हमारे लिए ये बंदा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बच्चों। आपसे ही पैसे लेकर आपके पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न आएगी, कमा कर आपको दे देगा। ओके, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आइए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा चैप्टर म्यूचुअल फंड्स। ध्यान रखना बच्चों, 8 नंबर तक आप सिक्योर कर सकते हो इस चैप्टर में मेरे साथ। अब चलो आओ बच्चा पार्टी, देखते हैं हमारे सामने म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। कह रहा सर देखो, अब म्यूचुअल फंड करता क्या है। कह रहा म्यूचुअल फंड एक सिंपल सा फंड है सर। मैंने कहा अच्छा, म्यूचुअल फंड एक फंड है। कहने का वाह, क्या बात बताई तुमने। कह रहा सर एक फंड है। मैंने कहा पैसा कहां से आएगा। कह रहा सर ये यूनिट सेल करता है। मैंने कहा अच्छा, यूनिट सेल करता है। कहता किसको। मैंने कहा पब्लिक को। कह रहा पब्लिक को। कह रहा पब्लिक इनको पैसा देती है, पब्लिक इनको मनी देती है। मनी, पैसा पैसा करती है ना। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, इन लोगों के पास बड़ी सारी स्कीम्स होती हैं। जैसे आपके पास बच्चों रिचार्ज की ऑप्शन होता है ना, 84 डेज का रिचार्ज, 28 डेज का रिचार्ज, 56 डेज का रिचार्ज, साल भर का रिचार्ज। ऐसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर ये स्कीम होती है। ठीक है। अब आपसे स्कीम से पैसा लेकर ये लोग आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी भी सिक्योरिटी में हो सकती है, सिक्योरिटीज में या तो फिर इन्वेस्टमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में। ये लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब भाई हो भी सकता है कि ये पैसे को गोल्ड में लगा दें। आपने देखा है, जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, ओ भाई रोना ही रोना है, खरीदने जाओ तो इतना महंगा हो गया है। या तो फिर ये आपके दिए हुए पैसे को रियल एस्टेट में भी लगा देते हैं। ओके, कह रहे सर इसके साथ-साथ अब यहाँ पर अगर हम लोग बेटा इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वड हैं। चाहे आपने सेबी पढ़ा है, वो भी आता है, आरबीआई पढ़ा, वो भी आता है। आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स वाले, इन्वेस्टर एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड। यानी कि आप लोग देखते हो ना, बड़े सारे लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड वालों ने भी एक अपना कुंबा बना रखा है जिसे हम एएमएफआई कहते हैं। ओके, सर ठीक है। अब जैसे बच्चों कंपनी के केस में होता है एक डायरेक्टर, अगर हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाते हैं तो होता है एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बच्चों कि बेटा म्यूचुअल फंड में कौन-कौन होता है, तो कह रहा सर म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास कुछ लोग होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट की फॉर्म में हम इसे एस्टैब्लिश करते हैं। मैंने कहा ट्रस्ट बनाते हैं? कह रहा हाँ सर, ट्रस्ट बनाते हैं सर, भरोसा बनाते हैं। कह रहा सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है, तो बच्चों या तो बेटा उसे पार्टनरशिप की फॉर्म में बनाया जाता है, या तो कंपनी की फॉर्म में बनाया जाता है, या एलएलपी की फॉर्म में बनाते हैं, या सोसाइटी की फॉर्म में बनाते हैं। कह रहा सर इसको बनाते हैं अपन ट्रस्ट की फॉर्म में। अब बच्चों एक सिंपल सी बात बेटा, अगर कहीं पर भी ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट को संभालने वाला कौन होगा? ट्रस्टी। कह रहा हाँ, ट्रस्टी होगा। कह रहा स्पॉन्सर होगा, ट्रस्टी होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा और एक कस्टोडियन होगा। अब ये लोग होते क्या-क्या हैं, ये लोग काम क्या-क्या करते हैं, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कह रहा सर ठीक है। अब रेगुलेशंस के अंदर बहुत सारी 5 इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं। पहला क्या आता है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर है कौन? जिसके पास जी भर के पैसा है, जो असली में मालिक है। स्पॉन्सर जैसे अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो पैसा लेकर आता है, जो सबसे बड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बॉडी जो है वो स्पॉन्सर होती है। वो स्पॉन्सर कहलाया जाता है, जो सबसे पहले कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल लेकर आएगा। कह रहा हाँ। कह रहा सर अच्छा, अब यहाँ पर और क्या होता है? कह रहा देखो सर, एक बंदा होता है जिस पे बड़ा पैसा है, उसने पैसा लगा दिया सर। मैंने कहा पैसा लगा दिया? कह रहा सर जब आपने भर-भर के पैसा लगा दिया, अब पैसा लगाने के बाद क्या होगा? मैंने कहा यार पैसा लगाने के बाद तो हम लोग एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे। जैसे बेटा मेरे पास अगर बहुत पैसा है बच्चों, मैं क्या करूँगा, एक दुकान पर एक छोटू को बिठा दूँगा। तो बस यहाँ पर अब पैसा तो मैंने लगा दिया, पर यहाँ पर ट्रस्टीज़ आर अपॉइंटेड टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
आप ट्रस्टीज को अपॉइंट कर देते हो ताकि वो ट्रस्ट के ऑपरेशंस को इधर-उधर आराम से अपना मैनेज कर लें। कह रहा ठीक है। कह रहा सर अब ट्रस्टी अब जो छोटू होता है बच्चों दुकान पर वो क्या करता है? सर छोटू दुकान पर ठीक उस तरीके से काम करता है जैसे आपके पास वो ठीक उस तरीके से काम करेगा बेटा जैसे मालिक ने कहा है। तो ट्रस्टी अपना काम करेगा एज़ पर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अल्टीमेटली चाहता क्या है? कह रहा सर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, जैसा बोला है वैसे काम करता रहियो, बढ़िया तरीके से पूरे माल का ध्यान रखियो। मैंने कहा ठीक है। अब इसके साथ ही साथ एएमसी, एएमसी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब आपके पास जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो फंड आया है, उनका जो पैसा आया है, उस पैसे को मैनेज करने को अब भाई पैसा लगाना कहाँ पे है? पैसा लगाना कहाँ पर है? कह रहे सर हाँ, ये भी तो बात है ना बच्चों की पैसा लगाया कहाँ पर जाए? कह रहा सर यस। अब ये पैसा कहाँ पर लगाया जाएगा? पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? या फिर पैसे को हम रियल एस्टेट में लगाएँ, गोल्ड में लगाएँ, घर में पड़ा हो सोना, चांदी में लगाएँ, सोना में लगाएँ या सोना, चांदी, च्यवनप्राश पराश में लगाएँ? च्यवनप्राश क्या होता है सर? अरे आता नहीं है सोने में लगाओ, चांदी में लगाओ, सोना, चांदी, च्यवनप्राश में लगाओ, आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी लगाओ। कह रहा सर तो आप जब मैनेज करते हो फंड्स को बच्चों, कह रहा अब कस्टोडियन कौन है? मैंने कहा कस्टोडियन होता है चौकीदार। चौकीदार मित्र यानी कि ऐसा बंदा जो सेफ कीपिंग कर रहा है इन्वेस्टर के फंड की। अच्छा, मतलब इन्वेस्टर का पैसा अपने पास है एकदम सेफ रहने का। कह रहा ठीक है। कह रहा सर अब अगला आता है आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार टू इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब ये बंदा क्या कर रहा है? कह रहा है सर आपके पास कभी भी इन्वेस्टर जो है वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट जब भी डालता है। मैं कहा ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट यस। तो ये चीजें कहाँ आती हैं? आरटीए के पार्ट पर लाई करती हैं। अब ये स्पॉन्सर हैं, उसके बाद ट्रस्टीज हैं, हमारे पास कस्टोडियन है, हमारे पास एएमसी है, आरटीए है और हमारे पास स्पॉन्सर है। ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों काम करता है। ठीक है। क्या सर अब जब हम स्कीम्स की बात करते हैं तो स्कीम्स के अंदर दो फंडे निकल कर आते हैं। पहला आता है ओपन एंडेड देन आता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम का क्या मतलब है सर? बच्चों ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होता है जिसको आप किसी भी दिन कोई फर्क नहीं पड़ता कब किसी भी दिन जब ट्रांजैक्शन हो रही है आप इसे परचेज कर सकते हो। क्लोज एंडेड के लिए हमारे पास एक एनएफओ वाला सिस्टम होता है, एक टाइम पीरियड आपको हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन पर अगर सेल लगती है, पीडब्ल्यू का अर्ली बर्ड ऑफर आता है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर पूरे तरीके से आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि बच्चों इतने फ्रेम के अंदर ही आप एडमिशन ले सकते हो। क्या सिर्फ मैच्योरिटी पर आपका पैसा वापस होगा और यहाँ पर किसी भी दिन आप जाकर बेच सकते हो सर, कोई मना नहीं है। खरीदा ट्रांजैक्शन डे वाले दिन, बाजार खुला हुआ है, खरीद लिया, बाजार बंद, बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं कहा ठीक है। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, यहाँ लिक्विडिटी काफी कम रहती है। अब इसके साथ ही साथ जैसे हम रिचार्ज करवाने के लिए जाते हैं बच्चों, तो बेटा हमारे पास बहुत सारे रिचार्ज होते हैं। इसमें आपको इंटरनेट मिलेगा, इसमें आपको टिंटरनेट मिलेगा, इसमें आपको इतना जीबी डेटा मिलेगा, उतना जीबी डेटा मिलेगा। ये वाला रिचार्ज करवा लो, अमेज़न प्राइम दे देंगे, ये वाला रिचार्ज करा लो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार दे देंगे। कह रहा हाँ, कह रहा सर ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे तरीके की स्कीम्स होती हैं। पहले आती है इनकम ओरिएंटेड स्कीम यानी कि जहां पर आपके इन्वेस्टर्स को अगर जैसे कोई बुजुर्ग हो जाता है उनको चाहिए होता है ना हर महीने मेरे को तो फिक्स रिटर्न आती रहे भैया, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा, तुम मुझे 10,000 रुपए महीना देते रहना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ओके, यानी कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर पैसा दिया जाता है जहां पर आपको कहीं ना कहीं फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। सर जैसे पैसे को ब्याज पर देना, पैसा नहीं बढ़ता पर ब्याज टाइम से आता रहता है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम जहां पर क्या होने वाला है, आपके पास हाई सोर्स ऑफ इनकम, जहां पर आपके पास कहीं ना कहीं आपको भाई साहब पैसा चाहिए, आपको चाहिए ग्रोथ प्रोबेबिलिटी, जहां पर आपका पैसा इंक्रीज हो, जहां पर पैसा इंक्रीज हो, हाँ, जहां पर आपके पास पैसा इंक्रीज हो, कहीं ना कहीं आपकी जो कैपिटल है वो एप्रिसिएट हो। कह रहे सर यहाँ पर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा पैसा बढ़े। बेटा अगर ब्याज आ रहा है मेरे को उसमें पैसा थोड़ी बढ़ रहा है, पैसा तो 10 लाख का 10 लाख है। पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि जैसे आप सुनते हो हैवेल्स कंपनी में किसी ने 1996 में 1 लाख लगा दिया होता है ना, आज कितने करोड़ होता। इन्फोसिस में 1 लाख लगा दिया होता तो 3,500 करोड़ का 3,000 सॉरी 300 कुछ करोड़ रुपए का मालिक होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर आपने पैसा तो लगा दिया पर पैसा लगा के आपने छोड़ दिया। अब 50 साल बाद जाकर देखेंगे कि पैसा कितना हो गया। कह रहा ओके। कह रहा सर अब आते हैं हाइब्रिड स्कीम्स पर। हाइब्रिड स्कीम्स में क्या होते हैं, फिक्स फिक्स प्लस
ग्रोथ, ये दोनों चीज़ों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि बच्चों पेट्रोल पे भी गड़ चलेगी गाड़ी और गाड़ी चलेगी सीएनजी पर भी। यानी कि अब क्या हो गया सिस्टम हो गया हाइब्रिड यानी कि मिक्स ऑफ बोथ। यानी कि जब मैं फिक्स की बात करता हूँ, तो यानी कि आपने यहाँ पर बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में पैसा लगा दिया, बच्चों जहाँ से आपको टाइमली पैसा मिलता रहेगा, ठीक है? इसके साथ-साथ जब आप यहाँ पर सॉलिड इक्विटी में पैसा लगा देते हो, तो अब ये क्या होता है टाइम पे आपको ये चीजें भी मिलती रहती हैं। कह रहा ओके, कह रहा सर अगली आती है हाई ग्रोथ स्कीम। अब यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, अब जैसे कई लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से मतलब होता है बच्चों जहां पर वो शेयर्स को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं धुआंधार तरीके से, हर एक सेकंड में मूवमेंट आ रही है, हर एक सेकंड में मूवमेंट आ रही है। आओ चलो आपको दिखा देता हूं वैसे हाई रिस्क कैसे रहता है, हाई रिस्क कैसे काम करता है। वैसे तो मैं अपनी क्लास में बच्चों को ट्रेडिंग करवाता रहता हूँ, पैसे वैसे कमवाता रहता हूँ, पर कोई बात नहीं। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फंडा दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो यहाँ पर ये नीचे एक गोल्ड का ट्रेड चल रहा है जिसमें मुझे ₹700 का नुकसान हो रहा है ना? ₹700 का लॉस हो रहा है, बस इतना ही दिखाना था। अब ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से रिस्क पर चलेंगी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्वड होगा। ओके, बाजार बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा। जब तक मैं आपके साथ ये -680 यहां लिख देता हूं, जब तक मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा ये डेटा बदल चुका होगा। है हाँ, ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्लास में दिखाने के लिए जैसे अदानी का शेयर ले लिया तो आराम आराम से चल रहा है, आराम आराम से, ऐसा नहीं होगा। क्या सर दूसरी बात जहां पर आपने जो पैसा अपना लगाया उस पूरे प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई पैसा नहीं डूबना चाहिए, पैसा नहीं डूबना चाहिए। भाई पैसा कछु नहीं होना चाहिए यार, पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, पैसे को मेरे प्रोटेक्ट करके रखना, कहीं ऐसा ना हो ये डूब जाए। दूसरा बड़े सारे लोग पैसों में स्कीम्स में पैसे लगाते हैं ताकि हमारा टैक्स बचे। कह रहा सर ऐसे ही जब आपके इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सरकार बहुत सारी स्कीम्स ऐसी निकालती हैं बच्चों, जहां पर आपको इंसेंटिव मिलता है ऐसी स्कीम्स के अंदर जैसे ईएलएसएस अगर आपने सुना हो कहीं। ईएलएसएस हाँ। कह रहा सर अब बहुत बार क्या होता है बच्चों स्पेशल स्कीम्स निकल कर आती हैं। स्पेशल स्कीम्स कैसी होती हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंडेक्स में, इंडेक्स कैसे है बच्चों, जैसे हमारे पास बीएससी एक इंडेक्स है ना? बीएससी पे आप देखते हो सेंसेक्स आपको दिखता है, एनएससी पे आप देखते हो निफ्टी आपको दिखता है, या कुछ बच्चे निफ्टी 50 के नाम से इसे जानते हैं। तो ये सब चीजें क्या है जहां पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक स्कीम के अंदर या एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपने क्या करा पैसा लगा दिया। कह रहा ओके, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है सर। अब इसके साथ-साथ बच्चों अगर मैं एक और फंडे पे आऊँ बेटा तो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर जहाँ पर हम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगा रहे हैं। ओके। कह रहा सर ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं? जहाँ पर आप फॉरेन कंपनी में जा रहे हो पर फॉरेन कंपनी में ऐसे 2 नंबरी से पैसा लगा दिया तो पनामा पेपर, फंडोरा पेपर में तुम्हारा नाम आ जाएगा। हैं? हाँ, फँस जाओगे। अब गवर्नमेंट की परमिशन के साथ-साथ लीवरेज फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स को हम बोरोड फंड्स भी कहते हैं। कह रहा यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो? कह रहा सर खतरनाक तरीका है। लीवरेज फंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती हैं, किसी को पैसा दे दिया और वो बंदा पैसा लेने के बाद अगर उड़ गया एकदम ब गायब भग गया तो? कह रहे सर लीवरेज फंड्स खतरनाक रहते हैं। कह रहे सर अब अगेन जहाँ पर फिर से जो लोग ऐसे कर रहे हैं हेज फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, ऐसे शेयर्स को खरीद रहे हो जिनका प्राइस अभी लाइकली टू राइज़ है और जब ऐसी चीज़ों पे जाकर प्राइस पे जाके बेच दोगे आपको लगेगा कि यार कम पे है खरीद लो और जब बढ़ जाएगा तो बेच देगा। बढ़ जाएगा, बेच देना। यही तो होता है, हम लोग पैसे किस लिए लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं। कह रहे पर सर दैट इज़ हेज ऑफ फंड्स, दैट इज़ हेजिंग। कहीं न कहीं रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाती है बेटा। इसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। बिना ज्ञान के अगर आपने पैसे लगा दिए तो वो सट्टाबाज़ारी कहलाई जाती है, स्पेक्युलेशन। कह रहा सर ओके। कह रहा अब यहाँ फंड्स ऑफ फंड्स यानी कि मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, उसने आगे म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, दैट इज़ फंड्स ऑफ फंड्स। कह रहा ओके। कह रहा सर न्यू डायरेक्शन फंड्स जहां पर कंपनी जो साइंस एंड टेक के अंदर है, जो एंटी पॉल्यूशन के अंदर है, ओशियनोग्राफी के अंदर है, पॉल्यूशन को चीज जो पॉल्यूशन से हमारे को कहीं ना कहीं बचा रही है, ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना न्यू डायरेक्शन फंड्स होता है। अब ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ ऐसी चीज है जो पहली बार निकल कर आई और आपको टैक्स एफिशिएंट बनाती है। ओके,
ठीक है? इसके साथ-साथ मनी मार्केट के अंदर आपको फिर से शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, जैसे कि कमर्शियल पेपर, जैसे कि गवर्नमेंट ट्रेज़री बिल्स, इन जगहों पे आप पैसे लगाते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के अंदर फिर से आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के अंदर हम बेटा पैसे लगाने वाले हैं। अब 2 तरीके से हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर प्लान आता है। पहला प्लान आता है रेगुलर प्लान, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया, ठीक है? बट डायरेक्ट प्लान के अंदर आपके पास जो सेल हो रही है वो एएमसी कर रहा है, ठीक है? अब बच्चों अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आऊँगा, अब मान लेते हैं जैसे पीडब्ल्यू आपको डायरेक्ट क्लासेस नहीं देता। पीडब्ल्यू आपको क्लासेस देता है एक वेबसाइट पे, वो वेबसाइट अपना कमीशन लेती है और ऐसे ही धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैंने उस वेबसाइट को दिया, उस वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट को दिया, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से घूम-घूम के क्लासेस आएँगी, तो क्लासेस महँगी हो जाएँगी। हाँ, हायर एक्सपेंस रेशियो क्योंकि हर एक बंदा मेरे से बीच में कमीशन माँगेगा, तो क्लासेस महँगी हो जाएँगी। अब डायरेक्टली अगर दुकानदार से खरीदोगे एएमसी से, तो क्या होने वाला है? लोअर एक्सपेंस। अब भाई जितने खर्चे कम, खर्चे जितने कम, रिटर्न उतनी ज़्यादा। यानी कि लोअर एक्सपेंस है, पजामा एक्सपेंस है, तो रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि भाई ज़्यादा खर्चे हैं, तो रिटर्न मेरी कम हो जाएगी। ओके। ओके, क्या सर अब आपके पास 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और निकल कर आते हैं। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर। सर स्पॉन्सर क्या है? कह रहा जहाँ पर आपके पास अल्टीमेटली जो बंदा पैसा लेकर आया है जिसने जैसे कंपनी का प्रमोटर जैसे कंपनी का प्रमोटर, ऐसा वो इंसान जो पैसा लेकर आया जिसने म्यूचुअल फंड को क्रिएट करा और पूरे तरीके से एप्लीकेशन लगाई। इसको बोला गया कि भाई साहब आपको कम से कम यू हैव टू कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ नेटवर्थ ऑफ एएमसी। मैंने कहा ठीक है। अब ये एएमसी क्या है? कह रहा सर देखो, आपके पास पूरे तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा करने का जो काम है, एएमसी क्या कर रहा है? आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। एएमसी का पर्पस क्या है सर? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपके पास क्लाइंट का पैसा आया, क्लाइंट्स फंड्स आए बच्चों। इन क्लाइंट फंड्स को आप आगे इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट कहाँ करते हो? आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आप किसी बंदे को पैसा चाहिए क्यों? वो कहेगा जी आईफ़ोन लेना है। कोई कहेगा मेरे को शादी करनी है, मेरे को पैसे चाहिए। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे एक रिचार्ज कंपनी आपको ऑप्शंस देती है कि सर आपका इंटरनेट यूसेज कितना है? आपके यहाँ पर चीज़ें कितनी हैं? तो बस यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जैसे हमारे पास भी क्या है ऑब्जेक्टिव है कोई बच्चा कहता है सर फ्री पढ़ना है सिद्धांत बैच में आ जा बेटा सर पेड पढ़ना है सर बैच में आ जा बेटा फास्ट ट्रैक पढ़ना है बेटा सर फास्ट ट्रैक में आ जा तो यहाँ पर क्या हो रहा है एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड्स हेज फंड्स पेंशन प्लान्स ये सारी कंपनी कहीं ना कहीं एक फीस चार्ज करती है फ्रॉम देयर क्लाइंट्स भाई फ्री में तो कोई काम करता नहीं है बेटा फ्री में तो कोई काम करता नहीं है ना सिद्धांत बैच थोड़ी है फ्री में काम फ्री में कोई काम करता नहीं है अब अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है अपनी फीस चार्ज करती है आपका पैसा जरूर लगवाती है ओके, ओके। अच्छा अब ये एएमसी को लेकर कौन आएगा? बच्चों देखो ट्रस्ट बनाया तो जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी इज़ गोइंग टू अपॉइंट एएमसी, ठीक है? द ट्रस्टी शैल अपॉइंट एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके। अब मान लो कल को चल के आपकी बात नहीं बनती, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कहते हो नमस्कार, आदाब, राम, राम, नहीं करना मेरे को तुम्हारे साथ काम। ओके, तो बच्चों क्या होने वाला है? यहाँ पर आप टर्मिनेट कर दोगे बाय मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी या बाय 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स। जहाँ पर जैसे एक एसआर होता है, ठीक है? तो आपने कहा कि भाई 75 मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज मान जाए ट्रस्टी जितने भी आपके पास हैं उसमें मेजॉरिटी मान जाए मतलब या तो नहीं तो इन्वेस्टर जो हैं जिन्होंने आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट में पैसा लगा रखा है उसमें कम से कम भी 3/4 यानी कि 75% लोग अगर मान जाते हैं 75% यूनिट होल्डर अगर मान जाएंगे या तो मेजॉरिटी ट्रस्टी ये मान जाएंगे मैंने कहा ठीक है कह रहा सर इसके साथ साथ एक काम और करते हैं अब ये ट्रस्टी कौन है मैंने कहा ट्रस्टी वो इंसान है जो भाई होल्ड करके रखता है चीजों दूसरे बंदे को संभाल के रखने के लिए अच्छा दैट होल्ड्स और एडमिनिस्टर्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी अब ट्रस्टी कौन है ट्रस्टी वो इंसान है जिसके भरोसे आप पैसा लगा कर आ गए बेटा अगर मैंने आज एक कंपनी में पैसे लगाए ठीक है मैंने 300 रुपए का शेयर खरीदा सुबह सुबह बच्चों को दिखाने के लिए मैंने कहा कोई बात
अब अगर मैंने एक कंपनी में बच्चों पैसे लगा दिए, ठीक है? तो अब उस प्रॉपर्टी को पूरे तरीके से मैनेज करना, उन एसेट्स को पूरे तरीके से मैनेज करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? कह रहा सर ट्रस्टी की है। ट्रस्टी की है। मैंने कहा हाँ। यार अब ट्रस्टी के अंदर बड़े सारे पर्पस होते हैं। आपने बैंक के अंदर ट्रस्टी देखा होगा, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रस्टी देखा होगा, आपने कहीं पर भी रिटायरमेंट प्लान के अंदर, पेंशन फंड के अंदर कोई भी इंसान जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, जैसे एक सिंपल सा फंडा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। भाई मालिक के जाने के बाद पूरे तरीके से प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रखता है? पीछे अगर कोई भी इंसान प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है, यानी कि आपने अगर रिलायंस में पैसे लगा दिए बच्चों, तो वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, दे हैव अ पोजीशन ऑफ ट्रस्टी, वो आपके पैसे का ध्यान रखते हैं। यूनिट होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया, हाँ, एज़ पर द स्कीम इटसेल्फ, जैसे उनकी स्कीम थी, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी। म्यूचुअल फंड है क्या? जहाँ पर आपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट के चलते आपने एक ट्रस्ट बनाया, लोगों को बोला आओ, 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 हमारे यहाँ पे आके पैसे लगाओ। लोगों ने आपके साथ आकर पैसे भी लगाए बच्चों। अब 3 मेन इंटरमीडिएरीज़ यहाँ पर आते हैं। अब वो इंटरमीडिएरीज़ कौन से हैं? आओ बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरमीडिएरी आता है कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या कर रहा है? कस्टोडियल सर्विसेज दे रहा है। मतलब अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में अभी 150 रुपया है, ठीक है? 150 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में है बच्चों, ठीक है? मेरे बैंक अकाउंट में है। कह रहा सर ओके। अब यहाँ पर जो भी इंसान कस्टोडियल सर्विसेज में आता है, जो भी इंसान कस्टोडियल सर्विसेज में आता है, अब कस्टोडियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जहाँ पर आप कोई भी कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट, अब बच्चों मेरे बैंक अकाउंट में 150 रुपया है, पर ये 150 रुपए के नोट किसके पास है? आपके पास तो ऑनलाइन है। आप तो कहीं भी अगर जाओगे, ठीक है? आप तो कहीं भी अगर जाओगे, तो जाने के बाद क्या होगा? जाने के बाद क्या होगा? कह रहा सर अगर आप कहीं भी जाते हो तो सिंपल सा फंडा निकल कर आता है। सिंपल सा फंडा निकल कर आता है। अगर आप किसी भी जगह पर जाते हो बच्चों, बैंक अकाउंट में आपके पैसे हैं, आप यूपीआई करते हो। बोले देवी और सज्जनों, आपके बैंक अकाउंट में 150 रुपए प्राप्त हुए। है ना? इस तरीके से बात निकल कर आती है। बिल्कुल। कह रहा सर ठीक है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर ये चीज़ें थी ऑनलाइन। अब आपने कहा कि ऑफलाइन आपका पैसा कहाँ है? तो ऑफलाइन आपका पैसा बच्चों बैंक के पास रखा हुआ है। बैंक के पास रखा हुआ है। यस, यानी कि जहाँ पर आपने अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स, राइट्स ऑफ द क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब ये बैंक के पास पैसा क्या है मेरा सेफ है। बैंक में बैंक लुट ना जाए, बैंक यहीं बर्बाद ना हो जाए, तो मेरा असलियत में कैश कहाँ रखा है? सर बैंक के पास। यस, कहीं न कहीं आपकी जो भी एसेट्स होते हैं वो आपके पास तो ऑनलाइन है, पर उनकी कस्टडी किस बंदे के पास है? ऐसा इंसान जिसके पास आपकी कस्टडी ऑफ एसेट्स है, जिनके पास आपके एसेट्स का पोज़ेशन है, जिसके पास आपके एसेट्स का कब्ज़ा है। अल्टीमेटली ये आपके सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, एक सेपरेट कस्टडी अकाउंट बनाएगा, डिपॉज़िट करेगा हर एक क्लाइंट का अलग पैसा। मेरे बैंक अकाउंट में अगर 150 रुपए हैं, आपके बैंक अकाउंट में अलग हैं, तो बच्चों दोनों के नाम से अलग-अलग एंट्री की जाती है। अगले आते हैं ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर एजेंट कौन है? जो आपके यहाँ पर पूरा रिडम्पशन और इश्यू ऑफ, और अगर मान लो कल को मेरे पास म्यूचुअल फंड है, मैं उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं तो मर गया। रब्बा! मैं तो ऊपर चला गया। मेरे जाने के बाद मेरे लीगल हायर को ये सामान मिलने वाला है, सारी एसेट, सारी प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली है। तो अपडेटेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, मैंने अपना नाम बदलवा लिया, अपना एड्रेस बदल लिया, नाम बदल के मैंने रख लिया जलेबी बाई जलेबी बाई। कह रहा सर अगर आपने ऐसा नाम रख लिया, तो कह रहा सर फिर से चीज़ें अलग होती। कह रहा अब डिपॉजिटरी से क्या मतलब होता है? मैंने कहा डिपॉजिटरी के अंदर फिर से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है, उसके स्मूथ फ्लो के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ें काम करती हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अब 4 तरीके से डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास 4 तरीके से डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। कह रहा आपके पास जो एएमसी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है? इनको पैसा लेना है? मैंने कहा हाँ। कह रहा सर आपके पास कैसे लेना है पैसा? मैंने कहा स्कीम बनानी है, न्यू फंड ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है। अच्छा, कह रहा सर फॉर एग्जांपल, परेशान मत होना बच्चों। यहाँ पर जब आप कहते हो कि आपके पास कभी भी फॉर एग्जांपल उम, पब्लिक इश्यू लेकर आते हो, पब्लिक इश्यू में प्रॉस्पेक्टस होता है, यहाँ क्या होता है? न्यू फंड ऑफर। पब्लिक ऑफर की जगह पर हमारे पास ये चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है। क्या सर अब एनएफओ क्या होता है? एनएफओ ऐसी जगह होती है जहाँ पर जब अमेज़न पे सेल आती है तो आपको पता चलता है कि भाई सेल ओपन कब होगी, सेल क्लोज़ कब होगी। ओपन एंड क्लोज़ डेट्स, हाँ, ऑब्जेक्टिव पता चलता है।
आपको नेचर ऑफ स्कीम पता चलता है। कह रहा ठीक है। कह रहा सर एनएफओ के अंदर ये सारी डिटेल होती हैं। यस। अब आप जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट लेकर फिर से कहां फाइल होता है? सेबी के पास। पर बच्चों ये ऑफर डॉक्यूमेंट बेटा दो पार्ट्स में आता है। सबसे पहले एसआईडी। सर वेकअप सेट वो तो फिल्म आई थी। नहीं नहीं फिल्म को छोड़ो। यहाँ पर जब आपको पूरी की पूरी चीजें जब भी बेटा आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो सोच समझ के लगाओगे। बच्चे तो क्लासे इतनी सोच सोच के लेते हैं। पता नहीं टीचर सही पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, कहीं टीचर ने परेशान कर दिया तो, कहीं हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, है ना? सब कुछ चेक करते हो कि पीडब्ल्यू का रिव्यू कैसा है, तब आप आगे बढ़ते हो। कह रहा जहां पर आपके पास डिटेल्स ऑफ स्कीम है, हर एक इन्वेस्टर को पैसा लगाने से पहले पूरी की पूरी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसीलिए एसआईडी इज टू बी अपडेटेड एवरी ईयर। एवरी ईयर हम इसे अपडेट करते हैं, साफ-साफ बताते हैं कि आपके यहाँ पर पूरा स्कीम का स्ट्रक्चर ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, स्कीम का नेचर क्या है, आपका पैसा इक्विटी में लगेगा, आपका पैसा डेट में लगेगा, ईटीएफ में लगेगा, लिक्विड फंड्स में लगेगा, बोरोड फंड्स में लगेगा, रिस्क कितना रहेगा, रिस्क कौन-कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, ये बताएंगे, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बताएंगे, फीस एंड एक्सपेंसेस, यूनिट होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, पेनल्टीज, लिटिगेशंस, ये सारी बातें। कह रहा ओके। कह रहा सर अब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि साइन। कह रहा अब इसके साथ साथ ये भी आता है। बच्चों ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बेटा। ऑफर डॉक्यूमेंट के दो पार्ट्स हैं। पॉइंट नंबर वन इज एसआईडी एंड पॉइंट नंबर टू इज गोइंग टू बी एसएआई। अब यहां पर जो भी आपका फंड हाउस है यानी कि जैसे प्रोस्पेक्टस में मैं ये लिखकर जरूर बताऊंगा कि भाई मेरी कंपनी में कौन कौन सा बंदा किस किस पोजीशन पे है, कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा प्रमोटर है, हम क्या काम धंधा करते हैं, तो बस जो भी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की जाती है। एंड दिस इज अपडेटेड क्वार्टरली। एंड दिस इज अपडेटेड क्वार्टरली। कह रहा अब इसके साथ साथ स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, कस्टोडियन, आरटीए, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है? पिछले 3 साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी स्कीम की जो-जो आपने लॉन्च करी है, सामने वाला बंदा जो है वो अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कैसे करेगा, यूनिट होल्डर कौन-कौन है, फंड मैनेजर कौन-कौन है, टैक्स, लीगल एंड अदर जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, ये बात है? कह रहा सर ये बात है। कह रहा इसके साथ एक आता है किम। कह रहा सर किम का क्या मतलब है? मैंने कहा ऊपर वाले दोनों की समरी, यानी कि ये वाला जो सिड एंड साई है, ये सिड है और ये साई है। इन दोनों के बारे में कहीं न कहीं एक समरी यहाँ पर इंक्लूड कर देना। अब उसके साथ-साथ किम के अंदर कुछ और बातें, सिड प्लस साई प्लस एप्लीकेशन फॉर्म प्लस किम, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर जाती हैं। सर अच्छा, किम मतलब की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बेटा, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपके पास एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, स्कीम की डिटेल, ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, प्राइस क्या होगा, प्लान क्या होगा, रिस्क, बेंचमार्क, डिविडेंड कब दोगे, आपके पास लोड्स क्या हैं, खर्चे क्या हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आगे चलते-चलते बी के अंदर पॉइंट 1 मिनट, 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 ए, बी। फिर उसके बाद हमारे पास एक आती है फैक्ट शीट। फैक्ट शीट अलग होती है। यहाँ पर मंथली बेसिस पर एएमसी आपको बताता रहेगा कि आपके लगाए हुए पैसे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम धंधा चला रहे हैं या आपके पैसे की कहीं बैंड तो नहीं बजा रहे। एनएवी, एएमसी, एक्सपेंस रेशियो, मैच्योरिटी डेट, टाइम टू टाइम। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भैया मैं तो 21 दिन में आपका पैसा डबल कर दूंगा, तो आपके पास ये थोड़ी है आप सीधा 21 दिन में मेरे पास आओगे। आप एवरी 7 डेज के अंदर-अंदर आप मेरे पास आते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे। हर 7 दिन में आते रहोगे ना, हाँ भाई क्या हुआ? मेरा पैसा आप हर दिन में आओगे 33.33% बढ़ गया होगा, अब 33 और बढ़ गया होगा, अब 33 और बढ़ गया होगा, चेक करते रहो ना आगे। तो ऐसे ही बेंचमार्क, पुरानी परफॉर्मेंस, स्कीम की एलोकेशन, स्टाइल बॉक्स, ये सारी बातें फैक्ट शीट की आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, फुल ईयरली एग्जामिनेशन, ये सारी बातें यहाँ पर होती रहती। अब ये एयूएम क्या होता है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अगर बच्चों एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपके पास मैं कहता हूं इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कितने हैं? मैं कहता हूं चलो 10,000। ये इन्वेस्ट करते हैं महीने का 50,000 रुपया आपके पास। मैंने कहा ओके।
यानी कि महीने की जो आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं निकल कर आ रही है, मोटा-मोटा 500 करोड़ रुपए आपके पास आते हैं हर महीने, जिसको आप इन्वेस्ट करते हो। यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, अब ये 500 करोड़ रुपए को आप एसेट्स में लगाते हो, बहुत सालों से लगा रहे हो। हाँ, अब बहुत साल से लगाते-लगाते टोटल एसेट कितने हो गए हैं यहाँ पर? टोटल एसेट्स कितने हो गए हैं जिसको आपका म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है? कह रहा सर टोटल एसेट मेरे पास कहीं न कहीं निकल कर आ गए हैं, लेट्स से 50,000, 500 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, जो भी आपका सिनेरियो रहता है। पीरियोडिक एयूएम, मंथली एंड क्वार्टरली एवरेज, ये सारी बातें एयूएम में आती हैं। और एक चीज, नो योर क्लाइंट, केवाईसी, कोई भी इंसान जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपके पास पैसे लगाना चाहता है, बच्चा पार्टी, अब पैसे कोई भी लगाएगा कि ये लो भैया मेरे पैसे लगा लो, मैंने कहा ऐसे थोड़ी लगा लेंगे। तेरा पैन नंबर, एड्रेस प्रूफ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, काम धंधा, इनकम की डिटेल्स, केवाईसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब चाहिए यार। मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे आपकी केवाईसी रजिस्ट्रेशन केआरए गाइडलाइंस यानी कि रेगुलेशंस 2011 में आ गई थी। कब करनी है, कैसे कैसे होगी, ये लोग आपकी केवाईसी निकालेंगे इन सब जगहों पे। यस, कह रहा सर इसके साथ फिर एक आता है फटका, कह रहा सर फटका तो उठा के पटका। मैंने कहा वो पटका पुटका कुछ नहीं, लड़ाई मत करो, पेपर का टाइम आ रहा है। फटका का मतलब क्या होता है, जानी कि जितने भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स ऑफ यूएस पर्सन, ठीक है, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, बच्चों अगर कोई इंडिया के बाहर है, वहां से मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है और मैं यहां बैठा हूं, तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा ना मेरे यहां से टैक्स चोरी करके ले जाए। नहीं सर, तो बस आपके पास टैक्स इवेजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बाहर से कहीं से पैसा आ रहा है, तो कौन सी कंट्री से पैसा आ रहा है, कौन से बंदा सिटीजनशिप है, उसका टैक्स रेजिडेंस बताओ। जैसे हमारे यहाँ पर पैन नंबर होता है, टिन नंबर होगा वहां का कुछ, वो बताओ। आप यहाँ पे पैन नंबर देते हो ना जगह-जगह पे, टिन नंबर बताओ भाई, टिन नंबर बताओ। कह रहा सर उसके साथ-साथ जितने भी इन्वेस्टर हैं, सबके लिए मैंडेटरी कहीं न कहीं ये रहता है। अब एक और फंडे पर आ जाते हैं कि कोई भी इंसान अगर हमारे पास है, कोई भी इंसान अगर हमारे पास है, तो आप एक काम और करते हो सर, बहुत सारी चीज़ें आप अकेले ही ले लेते हो। हाँ, अकेले, यस, अकेले। अभी मैं कह रहा हूँ मेरे को दे दो, मेरे मरने के बाद इस बंदे को दे देना। मैंने कहा ओके। कह रहा सर आपके पास जॉइंट अकाउंट भी होता है? मैंने कहा हाँ, जॉइंट भी होता है। यार तो या तो अकेले ले लो या तो फिर ऐसा आप क्या करते हो, ये नॉमिनेशन फाइल करते हो। नॉमिनी या तो फिर ऐसा समझो कि मैं आपको कहता हूँ 2 बंदे मालिक हैं। रू बाबा, रू बाबा, रू बाबा, रू बाबा, रू बाबा और मंजुलिका। आमिर, आमिर मंजुलिका। मैंने कहा ये जो मंजुलिका है यार, ये जो मंजुलिका है, ये मंजुलिका की अगर डेथ हो जाती है, मंजुलिका की बच्चों डेथ हो जाती है, तो कौन बचा? सर रूबाबा, रूबाबा इज़ गोइंग टू बी द सिग्नेटरी। जो बचा, जो बचा है, वही तो रूबाबा बच गए ना, रूबाबा। रूबाबा अगर बच गए, तो ही इज़ गोइंग टू बी द सिग्नेटरी। जॉइंट है, तो ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि अगर मंजुलिका भी जिंदा है, रूबाबा भी जिंदा है, तो दोनों बंदे मिलकर साइन करेंगे। ठीक है? अब इसके साथ-साथ एक काम और आता है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या होता है? यानी कि एक इंसान यूनिट होल्डर क्या कर सकता है बच्चों, नॉमिनेट कर सकता है बेटा किसी और बंदे को, किसी और बंदे को। हाँ, अगर मान लो किसी भी हाल में यूनिट होल्डर जो है, इसकी डेथ हो जाती है। इसकी अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर आपके पास 3 नॉमिनी हो सकते हैं और उन नॉमिनीज़ को हम प्रोपोर्शनेटली मतलब आपका हिस्सा बटा 3 लोगों में हम बराबर-बराबर बाँट दें। आप अगर नॉमिनी बनाना चाहो तो माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं। मैंने कहा ओके। कह रहा अगर नॉमिनेशन को आपने रजिस्टर नहीं किया तो लीगल हायर आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आप अपनी वसीयत, अपना लीगल हायर सर्टिफिकेट, अपना एनओसी, ये सब लेकर चले जाओ सर। वरना उसके अलावा तो बात बनने ही नहीं वाली है, काम बनेगा ही नहीं। कह रहा सर ये सब लेकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। इसके साथ-साथ बच्चों जैसे कि एसआईपी आप सब लोग देखते ही हो कि हर महीने 10,000 रुपए जमा करो, उसके बाद देखो आप जब तक बूढ़े होगे कितने से कितना पैसा हो जाएगा, है ना? यानी कि आपको ये बोला गया कि एक एसआईपी प्लान है, जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, आपको बोलते हैं कि सर आ जाओ 10,000 रुपए पर मंथ हमारे साथ लगाओ। 10,000 रुपए पर मंथ ये क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। हर महीने आप एक छोटा-छोटा, तुड़का पैसा करके जमा करते रहो। 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए जो मर्ज़ी लगाना चाहो लगा दो। ठीक है? कह रहा सर आपके पास अब पहला तरीका क्या होता था बच्चों, लमसम इन्वेस्टमेंट का। लमसम क्या है? एकदम पैसा दे दो।
एकदम दे दे सारा पैसा, एक ही साथ सारा पैसा दे दो। एक साथ सारा पैसा नहीं देना चाहते तो वन 10,000 रुपीज़ आप सीधा-सीधा हर महीने के महीने या चलो 10,000 कम कर देते हैं, ₹1,000 ₹500 जितनी भी आपकी पॉकेट है, पॉकेट साइज़ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक फिक्स्ड डिपॉज़िट हर महीने डाल दो। मैंने कहा ओके, कह रहा सर नया डिसिप्लिन्ड मैनर निकल कर आया, 10% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो और इसके बीच में 6% तो इन्फ्लेशन है ना? 6% तो इन्फ्लेशन है। बच्चों कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इन फ़ॉर्मूलाज़ को वैसे तो चाहिए था कि मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाऊँ, है ना? पर बहुत बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं यार, इन सीधे-सीधे फ़ॉर्मूलाज़ को अप्लाई करने के लिए मैं क्या ही करवाऊँ? खासकर न्यू सिलेबस में सीधे-सीधे फंडे हैं, सीधी-सीधी बातें हैं। अब आपकी ट्रांज़ैक्शन जो हो रही हैं, उनके लिए कट ऑफ टाइमिंग्स गिवन है। सिंपल सा फंडा है, लिक्विड या ओवरनाइट फंड्स की अगर ट्रांज़ैक्शन है और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन टाइप का ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो 1:30 बजे का टाइमिंग रहता है, बाकी सब में 3 बजे रहता है। इसके साथ-साथ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे। जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्टीमेटली जिस स्कीम में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो रिटर्न अपने आप ही कम हो जाती है। अब यही खर्चे अगर बहुत अ, कम है, तो रिटर्न अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। एक इंसान महीने में ₹100 कमाता है, ₹20 खर्च करता है, तो ₹80 बच जाते हैं। यही अगर वो ₹80 खर्च करेगा, तो बचेंगे ही सिर्फ ₹20। बहुत सिंपल सा फंडा है, हायर द एक्सपेंस, लोअर द रिटर्न। अब ये देखते हैं कि यार खर्चे कौन-कौन से होते हैं? खर्चे ज़्यादा हुए तब तो प्रॉब्लम है सर, पर खर्चों में इंक्लूड क्या-क्या होता है? व्हाट डज़ इट कंटेन? क्या सर देखो आपके पास ना बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ट्रस्टी है, आरटीए है, ऑडिटर है, कस्टोडियन है, इन सबको पैसे दोगे। अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन, उसके अलावा कोई भी खर्चा जो आप करते हो, जनरली लोग क्या देखते हैं कि आपके पास टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट आती है। आप पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे जाते हो, देखते हो कोई ना कोई बंदा एडवर्टाइज़ कर रहा है। एडवर्टाइज़मेंट के खर्चे आते हैं। अब बहुत बार बच्चों अगर कभी भी मैंने अगर मान लो ₹300 का शेयर खरीदा है, तो भी उसके लिए मेरे पास जो भी डीमैट अकाउंट है, वो मुझे ईमेल भी करेगा, मेरे को सारी डिटेल भी भेजेगा कि आपने इतने पे खरीदा है, इतने पे बेचा है, ये सारे काम हुए हैं। लिस्टिंग फीस, डिपॉज़िटरी टीस फीस और साथ ही साथ जो जीएसटी आपका अप्लाई होता है, ये भी सारे के सारे चीज़ें खर्चों में आती हैं। जितना ज़्यादा खर्चा, उतनी कम रिटर्न, जितनी कम खर्ची होगी, जितना कम खर्चा होगा, उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। आपके पास परसेंटेज ऑफ एनएवी निकाला जाता है। जब आप ये एनएवी निकालते हो, उस एनएवी के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा बच्चों कि आपके एनएवी का कितना परसेंट खर्चा निकल कर आता है। ओके, खर्चा ज़्यादा हुआ तो कह रहा सर अगर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ तो ऑटोमैटिकली एनएवी आपकी नीचे आ जाएगी। दूसरा आता है एचपीआर यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न यानी कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जितने भी टाइम के लिए आपने एक एसेट रखा, उस एसेट पे आपको कितनी रिटर्न रिसीव हुई। ये उसका फ़ॉर्मूला रहता है। ताकि अब ये रिटर्न क्यों होती है? ताकि आप एक ईज़ी कंपैरिज़न कहीं न कहीं कर पाओ। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करोगे? 2 बच्चों का रिज़ल्ट कैसे कंपेयर किया जाता है? सर दोनों के ही फंडे हम लोग वहाँ पर रख देते हैं, दोनों के नंबर रख देते हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं, पता चल जाता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी, आपके पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हम 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न रखते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड में आने का फ़ायदा क्या-क्या है? कह रहे सर फ़ायदा ये है सबसे पहली बात तो प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस्ड और हाइली स्किल्ड प्रोफ़ेशनल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिनके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिसर्च है। उसके साथ-साथ आपकी तरह ये नहीं होता, अब कोरोना में प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि सबके पास एक ही बिज़नेस है, सबके पास एक ही नौकरी है, वो नौकरी गई काम खत्म। कह रहे सर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारी नंबर ऑफ कंपनीज़ हैं, जिनके पास अलग-अलग, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, बोरोविंग्स में, सब जगह में मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पैसा यहाँ पर लगा दिया गया। यानी कि अब हमने डिवाइड करके हर एक सेगमेंट में पैसा लगाया हुआ है। कह रहा ओके। कह रहा सर अब यहाँ पर एक और काम होता है, कन्वीनिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? कह रहा सर मतलब पेपर वर्क कम कर देंगे और आपको फालतू की प्रॉब्लम्स में हम आपको नहीं फँसाएँगे। फालतू की डिलेड पेमेंट, फालतू का अननेसेसरी फ़ॉलो-अप इन सब चीज़ों में हम आपको नहीं फँसाने वाले। ओके। कह रहा सर अब देखो प्रोफ़ेशनल बंदे से पढ़ोगे बेटा आप पीडब्ल्यू पे पढ़ने आते हो, क्यों आते हो? आप कंपनी सेक्रेटरीज़ से पढ़ना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? सर कहीं न कहीं हमारे को पता है सर वो लोग बेहतर पढ़ा पाएँगे। जैसे आप सीएस बन गए, तो आप सर ज़्यादा बेटर पढ़ा पाओगे। ओके, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहीं न कहीं एक अच्छी रिटर्न देने का पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि आपके पास अलग-अलग जगह पैसे लगे हुए हैं। बच्चों अगर एक इंसान को 1 किलो अनार दे दिए जाएँ, तो फिर वो इतना खुश नहीं होगा, पर एक उसको बास्केट दे दी जाए, जिसमें अनार भी है मैंगो भी है, भाई
तरबूज भी है, साथ में बढ़िया तरीके वाले ड्रैगन फ्रूट भी हैं, ऐसे बास्केट बनाकर दे दी जाए, रिस्क को अलग-अलग कर दिया जाए तो एकदम बढ़िया भी हो जाएगा। खर्चा कम, लिक्विडिटी ज़्यादा और हर एक बात आपके सामने रहेगी क्योंकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपका पैसा अब कहाँ तक पहुँचा है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने किसी से लाइव लोकेशन ले ली। जब आप लाइव लोकेशन लेते हो क्या होता है आपको एग्ज़ैक्टली पता चलता रहता है वो बंदा किस समय, किस मूवमेंट पर कहाँ है। यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी के अंदर यही काम होता है। ओके। कह रहा सर इसके साथ-साथ रिस्क इन्वॉल्व्ड होते हैं म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी तरह के। मैंने कहा वो क्या-क्या? कह रहा सर देखो, आपके पास रिस्क आता है सबसे पहले तो वोलेटिलिटी रिस्क। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर देखो इक्विटी शेयर बेस्ड फंड्स होते हैं ना, यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज पे है सर हर समय, हर घंटे उनका प्राइस कहीं न कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हुए, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, आज एक कंपनी का प्राइस ऊपर तो कल को दूसरी उस कंपनी का प्राइस नीचे। जैसे मैं आपको बता रहा था वोलेटिलिटी का, ठीक है? वोलेटिलिटी का अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जैसे मैंने आपको वो रिस्क बताया था, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा ₹680 का रिस्क अभी मेरा चल रहा, 680 का लॉस चल रहा था, वो देखते-देखते अभी ₹250 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। अगर कोई बच्चा ज़ूम करके देख पा रहा है तो आप देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लासेस में जनरली ऐसा काम होता रहता है। हैं? मैंने शेयर खरीदा था, शेयर लॉस पे था, अभी शेयर वापस प्रॉफिट पे आ गया है। कह रहे सर कंपनी की जो परफॉर्मेंस कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। ठीक है? कंपनी की जो परफॉर्मेंस जनरली देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर इक्विटी बेस्ड फंड्स है। दूसरा आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप जो प्रॉमिस्ड रिटर्न है, जो प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट है, आपने डिबेंचर इश्यू करे। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया? आपने कहा यार मैं आपको प 12% इंटरेस्ट दूँगा, 12% रिटर्न दूँगा। तो जो भी आपका प्रॉमिस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप पे नहीं कर पाए। ओके सर लिक्विडिटी रिस्क आज आप बेटा बेचने के लिए जा रहे हो तो आप बेच नहीं पा रहे हो जब आपके पास एक लॉक इन पीरियड होता है जैसे इक्विटी लिंक्ड वाली स्कीम्स के साथ में क्या होता है कि आप कभी भी भाई इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए ना मैं आज बेचना चाहूं मैं बेच सकता हूं आज अगर आप मुझे रोक रहे हो तो दैट मीन्स वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही है कंसंट्रेटेड रिस्क की मैं बात करूं या इन्फ्लेशन अब कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होता है कि ना सर जहां पर आप अपना सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में एक सेक्टर में लगा देते हो बच्चों जैसे आपको पता है पेट्रोल वाली गाड़ियां आज नहीं तो कल डूब जाएंगी 15 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद डूब जाएंगी सारा पैसा आपने वहीं पर लगा रखा है तो रिस्क कितना ज्यादा है सारा का सारा पैसा आपने किस में लगा दिया मैं कहता हूं चलो आपने पेट्रोकेमिकल में लगा दिया और किसी तरीके से अगर एक इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो हमारा सारा पैसा गया यही अगर मेरा पैसा 4 बिज़नेस मेरे पास है, 4 जगह मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो मेरे को रिस्क नहीं हाँ, ठीक है? कंसंट्रेटेड रिस्क। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कि सर परचेज़िंग पावर। बच्चों आज बेटा 6% इन्फ्लेशन रेट है। एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, वो भी नहीं है अच्छे से। अगर आपका पैसा एफडी में रखा रहा, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है, जिस दिन आपका पैसा कम होना शुरू हो जाएगा एफडी में पड़े-पड़े। बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महँगाई। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, पर आपका पैसा क्या उस स्पीड से बढ़ रहा है या नहीं? क्या ना पर सर आपके पास म्यूचुअल फंड के अंदर और भी रिस्क आते हैं। क्या-क्या? जब आप चीज़ों को हद से ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई कर देते हो, तो आप एक जगह पे फ़ोकस नहीं कर पाते। अब बच्चों के पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में पढ़ने के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 1 में पढ़ने के लिए न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? ओल्ड तो है ही कहाँ, न्यू की ही बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चों ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं, मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 20 सब्जेक्ट हैं, तो क्या बच्चा एक सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। अल्टीमेटली एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन अगर आप कर दोगे, तो भी प्रॉब्लम है। यार सर ब्लू चिप सिक्योरिटीज़ आप क्या करते हो, बहुत जो जाने-माने स्टॉक्स हैं, महँगे स्टॉक्स हैं, उनमें पैसा लगा देते हो। उनमें बहुत फ़ोकस करते हो। इन्फोसिस में लगा दो, टाटा में लगा दो, इसमें लगा दो, उसमें नहीं यार, नहीं। अगर मैं उनमें लगाऊँगा, तो एक कहीं न कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ रिटर्न देखने को मिलेगी। ठीक है? कह रहा सर अब बहुत बार अगर आपका बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो गया, तो बेटा अगर टर्नओवर 1 लाख रुपए है तो इस पे 1% ब्रोकरेज जाएगी। पर यही टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए है और इस पे 1% ब्रोकरेज जाएगी तो अमाउंट महँगा हो जाएगा। या 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया तो मुझे 1 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज बनेगी, यहाँ सिर्फ 1 लाख की ब्रोकरेज थी। टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो उस टर्नओवर के बेसिस पर कमीशन पे की जाती है बच्चों। कह रहा है इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ना करना, चीज़ों के बारे में रिसर्च ना करना, आपके पास फंड मैनेजर्स हमेशा अपना पल्ला झाड़ लें अगर रिजल्ट बेकार आए। अरे जी कोरोना आ गया हम क्या ही करें भाई साहब।
हम क्या ही करें? ओ भाई कोरोना आ गया तेरे को दिख रहा था बाज़ार नीचे जा रहा है तो उल्टा चल लेता, है ना? कह रहा सर आप अगर रिस्क सामने है पर रिस्क को आप पहचान नहीं पाते हो। उसके साथ ही साथ आपके पास जो पीयर्स हैं उनके कंपैरिज़न में, आपके राइवल्स के कंपैरिज़न में आपके नंबर तो कुछ भी नहीं है। भाई पड़ोस में क्लास के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं पर हमारे नंबर तो कुछ भी नहीं है, तो काम अपने आप खराब हो जाएगा। सर में सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। अब यहाँ पर क्या होता है आपके पास एक म्यूचुअल फंड्स है, कह रहा है यस। म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे? यूनिट्स को सेल करेंगे। यूनिट्स को सेल करेंगे और यहाँ पर लोग आपको पे करेंगे। मैंने कहा हाँ, बस। कह रहा अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कह रहा सर ये सब तो हमें पता है। मैंने कहा पता है वही बता रहा हूँ। इसको लेकर रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट ने बनाई। कह रहा ओके। कह रहा सर आपके पास एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स किसी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, सिक्योरिटी में, गोल्ड में, सिल्वर में, सोने में, चांदी में, सोना चांदी च्यवनप्राश में किसी एसेट में कहीं भी पैसे लगाए जा सकते हैं। कह रहा सर अब एक और चीज का ध्यान रखना कि आपके पास अगर कोई भी इंसान अपने म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करवाना चाहता है तो मैं कब उसे रजिस्टर करवाऊंगा? या सबको बोलूंगा भेड़ चाल है, आला आलो रे आलो रे आलो रे, कभी भी आलो, कहीं से भी आलो, कैसे भी आलो, है ना? कहीं से भी आलो, कैसे भी आलो, कोई भी आलो, क्या दिक्कत है? वो कहता है हमारा स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए सर? मैंने कहा देखो सबसे पहली बात तो सर स्पॉन्सर के पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का क्या मतलब है? कि सर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड से पहली बात तो उसका काम धंधा फाइनेंशियल सर्विसेज का हो। ऐसा ना हो पहले आपकी तरह पढ़ाता हो और अब आ गया हो भाई मैं म्यूचुअल फंड बना दूं, है ना? पहले सर कोई समोसे चाय बेचता हो, अब आ गया हो ये काम कर लेता हूँ। नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए पिछले 5 सालों में। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि किसी भी हाल में आपकी नेटवर्थ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बेटा एएमसी के अंदर पैसा कौन लगा रहा है? एएमसी के अंदर पैसा लगाता है स्पॉन्सर। ठीक है? स्पॉन्सर ने पैसा लगाना है एट लीस्ट 40%। कम से कम 40% पैसा जो है वो एएमसी ने यहाँ पर लगाना है। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कह रहा अब एक और चीज़ को समझो। कह रहा अगर आपकी एक्जिस्टिंग कंपनी जो है, ठीक है? वहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ कंट्रोल हो गया है, यानी कि जो स्पॉन्सर वाली जो कंपनी है उसमें चेंज ऑफ कंट्रोल सॉरी एएमसी के अंदर कोई भी चेंज ऑफ कंट्रोल अगर हो गया है, चाहे मार्केट एक्विजिशन के चलते, चाहे नेटवर्थ के चलते, तो भी स्पॉन्सर की जो नेटवर्थ है वो एग्रीगेट पार वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो भी एक्वायर किए गए हैं, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को। आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स ये सब करने के बाद पिछले 5 साल में आप प्रॉफिट में होने चाहिए हो। आपके पास एवरेज नेट अराउंड प्रॉफिट डेप्रिसिएशन वगैरह के बाद मिनिमम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। मैंने कहा ओके। कह रहा सर अब पहली बात, जो भी आपने ये बातें यहाँ पर बताई ऊपर, ये सारी कंडीशंस आपने क्राइटेरिया बताया, 2 ही बातें होंगी बच्चों। या तो आप ये फुलफिल कर लोगे या तो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। या तो बच्चा क्या करेगा? या तो बच्चा 6 मारेगा और पास होगा, नहीं तो वो कहेगा सर लगे, 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 लगे। कह रहा सर अगर आपने ऊपर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर नॉट फुलफिल्ड, अगर वो पूरी नहीं करी तो? मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहा सर आपकी जो नेटवर्थ ऑफ द एएमसी है वो कितनी होनी चाहिए? एट लीस्ट 150 करोड़। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर जो भी आपकी शेयर होल्डिंग है, जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो आपने ये 150 करोड़ रुपया लगाया, ये लॉक इन में रहेगा। मैंने कहा कितने साल तक? कह रहा है 5 साल तक। 5 साल तक इस पे ताला लगा दूंगा सर। मैंने कहा ओके। कह रहा है इसके साथ-साथ आपके पास प्रॉपर कंबाइंड एक्सपीरियंस सीईओ, ऑपरेटिंग ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होने चाहिए और जिनके पास कम से कम कंबाइंड एक्सपीरियंस एक का नहीं, सबका मिलाकर बच्चों, एक बंदे को 30 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो रिटायर हो जाता है। कंबाइंड एक्सपीरियंस इन लोगों का एटलीस्ट 30 इयर्स होना चाहिए। ठीक है? 5, 5, 5, 5 करके ले आओ, 10-10, 10-10, 10-10 करके ले आओ, पर इतना एक्सपीरियंस तो कम से कम दिखना ही चाहिए। ठीक है? चलो और आगे चलते हैं। कह रहा सर आपके पास एक और फंडा आता है। कह रहा स्पॉन्सर के पास मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ हो इक्वल होनी चाहिए। किस बात को लेकर? मैंने कहा सर जितनी आपकी कैपिटलाइजेशन की लिमिट पड़ रही है। कैपिटलाइजेशन की लिमिट पड़ रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर इस बारे में और बताओगे? मैंने कहा बेटा सब बताऊंगा। 1 सेकंड और रुक जा मेरे लाल बस। ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर हम कभी भी एएमसी की बात करते हैं, इसका छोटा-सा मार्क कर लेते हैं इसको।
अगर मान लो कोई भी इंसान आता है जो एक एएमसी को एक्वायर करता है, ठीक है? कह रहा सर आपके पास जो स्पॉन्सर है, इसकी मिनिमम पॉजिटिव साथ में लिक्विड, जो मैंने लिक्विड नेटवर्थ की बात करी है, इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कैपिटलाइजेशन के बराबर होना चाहिए। जितना भी कैपिटलाइजेशन देखने को मिला है, उसके बराबर ये चीजें होनी चाहिए। अब सर चाहे आप इन शेयर्स को पार वैल्यू पर लेकर आओ या शेयर्स को आप मार्केट वैल्यू पर लेकर आओ, मार्केट वैल्यू जिनको भी आप एक्वायर कर रहे हो, इनमें से जो भी वैल्यू क्या है आपकी हायर है। हायर है, यस, जो भी वैल्यू क्या है आपकी हायर है। कह रहा सर अब यही बात को समझना, अगर एक्विजिशन एएमसी के अंदर जो भी इंसान आ रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग कम से कम 150 करोड़ की होगी और 5 साल के लिए ताला लगा देंगे। ओके, कह रहा इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें और भी बेसिक बेसिक निकल कर आती हैं, जिसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। मैंने कहा वो क्या-क्या? कह रहा सर सबसे पहला एप्लीकेंट जो है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। एक्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है तो वो आपके ट्रस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ट्रस्ट होगा तो बच्चों ट्रस्ट डीड भी होगी बेटा। स्पॉन्सर कम से कम 40% कंट्रीब्यूट करेगा नेट वर्थ ऑफ एएमसी का। और इसके साथ ही साथ स्पॉन्सर या जो भी इंसान है वो लोग कभी भी फ्रॉड या तो फिर मोरल टर्पिट्यूड के केस में किसी इकोनॉमिक ऑफेंस में कभी जेल ना गए हों। ओके, कह रहा सर इसके साथ-साथ जो भी बंदे हैं, एएमसी हैं, वो पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। कह रहा अब कस्टोडियन का क्या काम है? मैंने कहा पूरे काम धंधे को गोल्ड हो या चाहे कोई भी एसेट हो, उनकी पूरे तरीके से सेफ कीपिंग करना। कह रहा ठीक है। नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस। कह रहा अब कुछ और बातें कि शेयर होल्डिंग कैसे होगी। कह रहा शेयर होल्डिंग का बड़ा सिंपल सा फंडा है। कह रहा आपके पास कोई भी स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एएमसी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसके पास किसी भी हाल से हमने कुछ चीजों के लिए मना कर दिया कि शेयर होल्डिंग में ये चीजें काम नहीं करेंगी। कोई भी इंसान अगर आपका स्पॉन्सर बन रहा है, तो स्पॉन्सर को क्या बोला गया कि भाई स्पॉन्सर तो तुम बनोगे, कहाँ पर? किसी भी एएमसी, जो भी आपकी एएमसी है आपके म्यूचुअल फंड के अंदर। पर कोई भी स्पॉन्सर को बोला गया कि भाई तेरे पास मैक्सिमम 10% ऑफ मोर ऑफ शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स नहीं हो सकती। अच्छा, ना ही तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा। ओके, ना इस कंपनी में बोर्ड में होगा, ना इस पे 10% और मोर की शेयर होल्डिंग हो सकती है, ना ही ये एएमसी के बोर्ड में हो सकता है, ना ही ये एएमसी के बोर्ड में। ओके, कह रहा अगर कोई इंसान ऐसा भी है जो शेयर होल्डर है 10% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, अगर जो हमारी एएमसी है सर, कहा इस एएमसी के अंदर अगर कोई इंसान शेयर होल्डर है, ठीक है, कह रहा सर अब एक और चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ शेयर होल्डर हो 10% और मोर के, यस। अब कह रहा सर आप 10% और मोर के शेयर होल्डर या फिर किसी और एनी अदर म्यूचुअल फंड कंपनी में, एनी अदर म्यूचुअल फंड कंपनी में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में जाओ, वहां पर 10% और मोर की शेयर होल्डिंग रखो या वोटिंग राइट्स रखो या तो फिर वहां पर बोर्ड रिप्रेजेंटेशन को रखो। मैंने कहा ठीक है, ओके। कह रहा सर इसके साथ साथ कुछ बातों पर और लेकर आता हूं। अगर कोई भी इंसान आता है बच्चों जो अपने म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करवाना चाहता है, उनको हमने बोला कि भाई साहब सबसे पहले तो सेबी के इन लॉस को फुलफिल करना, आप सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना और साथ ही साथ आपको सेबी को इन्फॉर्म करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और दूसरी बात, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मटेरियली करेक्ट होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलोगे तुम। अगर झूठ बोल दिया और अगर हमने पकड़ लिया तो फिर देख लेना। कह रहे सर इसके साथ-साथ कोई भी मटेरियल चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशंस अगर आता है बीच में, तो सबसे पहले सेबी को बताना और फीस बता देना। फालतू का टॉपिक था पर कोई बात नहीं। अब इसके साथ-साथ हमने एक और काम किया। आपको ये बोला गया कि ट्रस्टीज जो हैं वो काम कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो सर सबसे पहली बात तो ट्रस्टी के लिए हम बनाएँगे एक डीड, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट डीड। जैसे बच्चों कंपनी के केस में एमओए, एओए है, तो वैसे ही यहाँ पर ट्रस्टी के केस में क्या है, एक ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ट्रस्ट डीड बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके यहाँ पर ट्रस्टी या एएमसी है, आप किसी भी हाल में उनकी जो लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को किसी भी हाल में लिमिट या एक्सटिंग्विश नहीं करोगे। लिमिट या एक्सटिंग्विश नहीं करेंगे।
लिमिट या एक्सटिंग्विश आप उन्हें नहीं करने वाले हो किसी भी हाल में। अगर ऐसा कुछ आपने कर दिया, क्लॉज़ ऐसा कोई भी क्लॉज़ बीच में डाल दिया, तो वो क्लॉज़ क्या हो जाएगा बच्चों? वॉइड हो जाएगा कि भाई अगर नुकसान होगा तो ट्रस्टी भरेगा, अगर नुकसान होगा तो एएमसी कंपनी भरेगी। और इसका मतलब ये नहीं। कहा ठीक है। क्या सर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज़ ट्रस्टी? कब-कब ऐसा होगा कि हम आपको ट्रस्टी नहीं रख पाएँगे? क्या सर सबसे पहली बात, कोई भी इंसान ऐसा इंसान ट्रस्टी बनेगा अगर वो एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग का बंदा है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं है, मोरल टर्पिट्यूड, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस या तो कभी भी सिक्योरिटीज़ लॉ की वायलेशन ना करी हो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा आप किसी भी एएमसी कंपनी को, उसके डायरेक्टर को, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही क्यों ना हो, ना एएमसी का डायरेक्टर वो भी ट्रस्टी नहीं बन सकते। मैंने कहा ठीक है। कह रहा और एक ट्रस्टी एक म्यूचुअल फंड में ही अपॉइंट होता है। ये नहीं कि आप इकलौते हो एक म्यूचुअल फंड में ही अपॉइंट होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा कि एक जगह पर है तो दूसरी जगह पर भी यही ट्रस्टी है, तीसरी जगह पर भी यही ट्रस्टी है, चौथी जगह पर भी यही ट्रस्टी है। कह रहा ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। क्या सर 2/3 ऑफ द ट्रस्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। किसी भी हाल में आपके अगर इंडिपेंडेंट है तो स्पॉन्सर से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं कहा ठीक है। कह रहा अगर किसी कंपनी को आपने अपॉइंट कर दिया है एज अ ट्रस्टी तो उनके यहाँ पर जो भी डायरेक्टर्स हैं वो आपके ट्रस्टी का काम करेंगे क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। पर बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, बच्चों मेरे बच्चों अकल के कच्चों तो बिल्कुल भी नहीं हो, अकल के बड़े होशियार हो। ट्रस्टी का कभी भी म्यूचुअल फंड के साथ, ट्रस्टी कौन है? अब अगर कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स होंगे। ट्रस्टी का इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इन डायरेक्टर्स का म्यूचुअल फंड के साथ कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। क्या सर अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कस्टोडियन, आपके यहाँ पर ये सबको अपॉइंट कौन करता है? मैंने कहा यार आपके पास तो ट्रस्टी है ना बच्चों। दिस ट्रस्टी इज गोइंग टू अपॉइंट एएमसी। दिस ट्रस्टी विल अपॉइंट एएमसी। कह रहा सर यस। कह रहा सर अब साथ ही साथ अब आपने अगर कभी भी एएमसी को अपॉइंट कर लिया, या तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी आपसे खुश नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी कहते हैं कि ना भैया ना, ना भैया ना, ये या तो फिर 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स, यार ऐसे लोग कभी भी चाहें तो मिलकर एएमसी को क्या कर सकते हैं, पूरे तरीके से बाहर कर सकते हैं। मैंने कहा ओके। कह रहा सर बस ध्यान रखना, अगर कभी भी आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चेंज करते हो तो इसके लिए आपको सेबी प्लस यूनिट होल्डर का अप्रूवल लगेगा। सेबी और यूनिट होल्डर का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। अब बच्चों बात एक और निकल कर आती है कि सर एएमसी किसको बनाऊं? मैंने कहा एएमसी तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपके पास सबसे आपने कोई नई कंपनी बना रहे हो क्या? पहले ये बताओ। मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो बस जिसकी भी बढ़िया कैरेक्टर हो, जिसका बढ़िया रेपुटेशन हो, ले आओ। फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो, साथ ही साथ जो भी डायरेक्टर्स हैं वो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड हो और किसी भी हाल के अंदर आज से पहले जेल जूल ना गए हो यार। पता चले चोरू चक्के हैं, निकम्मे हैं, वो डायरेक्टर को ले आए तो भैया जो पहले कांड करके आया वो यहाँ भी कांड करेगा। कह रहा सर जो आपके यहाँ पर केएमपी हैं वो कभी भी गिल्टी नहीं हुए हैं किसी भी ऑफेंस के। ओके। कह रहा सर इसके साथ ही साथ कम से कम 50% ऑफ द पीपल जो हैं, 50% यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी मैनेजमेंट के, देयर शैल बी एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स जो आपके पास एसोसिएटेड नहीं है। यानी कि आपके ही यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना एएमसी के, बेटा उसका 50% लोग आपकी सब्सिडरी में या ट्रस्टी के साथ नहीं दिखे। मतलब एटलीस्ट कम से कम 50% लोग अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने। स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सर की कोई सब्सिडरी के साथ, पता चले स्पॉन्सर ने कहा तुम यहां भी आ जाओ, तुम वहां भी आ जाना, ऐसा नहीं होगा। चीजें अलग अलग रखेंगे। कह रहे सर जो चेयरमैन होगा ना एएमसी का वो ट्रस्टी नहीं हो सकता। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कम से कम 50 करोड़ की नेटवर्थ हमारे को देखने को चाहिए, मिलनी चाहिए। ओके। अब अगर कस्टोडियन को मैं अपॉइंट करता हूं तो कस्टोडियन क्या करता है? कह रहा सर पहली बात तो कस्टोडियल सर्विसेज देगा। मैंने कहा ओके। कह रहा जैसे ही आप इसे अपॉइंट करते हो तो अपॉइंट करते ही ये विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर ये क्या करने वाला है, आप सीधा सीधा सर इंटीमेशन दे दोगे सेबी को।
आपने जैसे ही अपॉइंट कर लिया कस्टोडियन, फटाफट से दौड़ के भाग के जाओ और सेबी को बताओ, मुबारक हो, हमने कस्टोडियन रख लिया है। ओके। क्या सर अब ऐसे ही आपके पास जो एसेट्स हैं, जब हम बेटा बात करते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम की, तो एसेट्स कौन से होते हैं? गोल्ड, सोना, 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 सोना। कह रहा सर ये होता है। कह रहा इसके साथ ही साथ अगर सिल्वर वाली चीजें होती हैं, तो एसेट्स किस में होते हैं? सिल्वर इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं। मैंने कहा ओके। रियल एस्टेट वाली होती है, तो एसेट्स किस में होते हैं? रियल एस्टेट में होते हैं। कह रहा अब स्कीम को लॉन्च कैसे किया जाए? सर बात तो ये निकल कर आती है कि हम एक स्कीम को लॉन्च कैसे करें। मैंने कहा ओके। कह रहे देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, छोटी-छोटी बातें हैं, फटाफट से कवर करते चलेंगे, कुछ है ही नहीं। कह रहा सबसे पहले आपको उसका ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करना होता है विद ऑल द रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स, ताकि आपका इन्वेस्टर जब भी बच्चों हम कोई सामान लेने जाते हैं, हम उसका रिव्यू पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं उसके बारे में, ताकि हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो यहाँ पर जितनी भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं, एडिक्वेट डिटेल्स हैं, वो सारी यहाँ प्रोवाइड करनी है। क्या मिनिमम फाइलिंग फी आपको, जो फाइलिंग की फीस है वो भी सेबी को फाइल करनी होती है। सेबी कहेगा आ गया मुंह उठा के बिना बात के फ्री में फाइल करने। जो फीस होती है वो भरनी होती है, जैसे आप अपनी एग्जामिनेशन फीस भरते हो, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो। कह रहा हाँ। कह रहा सर अब उसके बाद म्यूचुअल फंड पे तो आप जा रहे हो, पर आपको बच्चों रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे दिखते हैं बच्चों। ओके। अब ऐसे के लिए क्या होगा? एग्रीमेंट करना होगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई लिखा-पढ़ी तो करेंगे ना भाई अपन। कह रहा है यस। कह रहा सर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को लेकर सेबी ने टाइम लिमिट बता दी है, वैसा कर लेना। कहा ओके। अगर आपके पास इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, तो ये कितने दिन के लिए ओपन रहेगी? नॉट मोर देन, यानी कि मैक्सिमम 15 दिन के लिए ओपन रह सकती है। 15 दिन के लिए ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। इट कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, ठीक है। कह रहा है सर आपके पास देखो, अगर कभी भी मामला आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, भाई एक-एक के पीछे लाइन लगी पड़ी है, 10-10, 20-20 लाइनें लगी पड़ी हैं। तो कह रहा है सर एप्लीकेंट अप्लाइंग अप टू 5000 यूनिट्स, जिन्होंने 5000 यूनिट्स के लिए अप्लाई किया, उनको हम फुल अलॉटमेंट दे देंगे। ठीक है? छोटा-सा पॉइंट है, छोटा-सा पॉइंट है, परेशान कर देगा पेपर में अगर ध्यान नहीं दिया। बच्चों अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और मैंने 5000 यूनिट के लिए अप्लाई किया है, तो लॉ कहता है इसको तो फुल प्रोवाइड कर दो। ठीक है? कह रहा सर अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, कितने दिन? मैंने कहा 5 दिन वेट करूँगा। 5 डेज़ के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो 5 डेज़ के अंदर रिफंड कर दें। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर ओके। ठीक है। ओके, ओके, ओके। कह रहा सर ऐसे ही एक्सेस अगर हो गया तो भी, अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो भी बड़े सारे लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बस मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए या एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, दोनों ही सिनेरियो के अंदर 5 दिन के अंदर-अंदर 5 दिन के अंदर-अंदर सारा पैसा वापस। लॉ कहता है यार ये तो बंदे बड़े सही हैं। मैं कहा सही है, मैंने कहा कुछ खास नहीं। अगर खास होते अगर खास होता है मतलब, यहाँ ये दिक्कत नहीं आती। कह रहा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कह रहा सर एक और काम को समझते हैं। मैंने कहा वो क्या? कह रहा आपको सबसे पहली बात तो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन सारे स्टेक होल्डर को देनी है बच्चों। ये नहीं स्टेक होल्डर बैठा है उसे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे पैसे कहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। जो हमने मंथली डेटा की बात करी है, फैक्ट शीट की बात करी है, वो शेयर होल्डर के साथ शेयर होना चाहिए। क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर उसे सब चीजें बतानी है। कह रहा सर आपके पास एक्सेसिव कंसंट्रेशन ब्रोकिंग फर्म या अपने रिश्तेदारों के साथ, जानकार वालों के साथ, बिजनेस के साथ ये बहुत ज्यादा लेन-देन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास स्कीम वाइज सेग्रीगेशन होना चाहिए। हर एक स्कीम का बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए। भाई कोई टैक्स स्कीमिंग स्कीम है, उसका बैंक अकाउंट अलग है, इनकम वाली है, उसका अलग है, फिक्स यील्ड वाली का अलग है, ईएलएस वाली का, सबके बैंक अकाउंट अलग-अलग रहेंगे। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला है, उन बातों का पूरे तरीके से ध्यान रखना। अनएथिकल तरीके मत समझना बेचने के लिए, जैसे लोग झूठ बोल देते हैं, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होने वाला। ओके। कह रहा सर आपके पास कोई भी झूठे लुभावने वादे ना करें, जैसे लोग कह देते हैं आइए 21 दिन में पैसा डबल बाबू भैया, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई भी बातों को झूठ बोलकर अपना काम नहीं। कह रहा है अच्छे से फेयरनेस और इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हमें डील करने की जरूरत है। कह रहा सर अब आता है एडवर्टीजमेंट कोड।
एडवर्टीजमेंट कोड, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड बच्चों आकर सामान बेचता है तो एक्यूरेट, ट्रू, फेयर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। किसी भी हाल में कोई भी बात झूठी मूठी नहीं लिखनी। ठीक है, कोई भी सेलिब्रिटीज म्यूचुअल फंड के लिए नहीं आएंगे। उसके साथ ही साथ कोई भी एडवर्टीजमेंट आपके पास अनफेयर कंपैरिजन नहीं करेगी कि वो इतना कर रहे हैं हम इतना कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा करना भी अलाउड नहीं है। आपके साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए आता है, तो म्यूचुअल फंड के आखिरी में ये लाइन जरूर चलेगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कह रहा है अब इस इन वर्ड्स के अंदर आप कुछ भी नहीं बदलोगे, ये पूरे का पूरा फंडा सेम रहेगा। ओके, कह रहा है सर अब ऐसे ही अगर टीवी पर ये चीजें आ रही हैं तो विजुअल एंड अकम्पनिंग वॉइस ओवर आपको यहां पर देना होगा, जिससे सामने वाले बंदे को सब समझ में आए। ये पूरे के पूरे 14 वर्ड्स हैं बच्चों, इनको 5 सेकंड तो कम से कम बोलना है। इतनी तेज नहीं बोल देना कि समझ ही ना आए सामने वाले को, समझ आना चाहिए। तो ओके, आप अपनी एडवर्टीजमेंट से कभी भी सामने वाले को किसी भी हाल में तंग नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। इसके आगे छोटे से, वैसे तो मेरे पास 2-3 टॉपिक हैं, तो अब एक काम करता हूं, केस स्टडीज के अंदर मैं आपके साथ कवर नहीं करूंगा, केस स्टडी आप करेंगे। क्या सर अब एक और चीज का ध्यान रखना, आपने अगर कभी भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने म्यूचुअल फंड पे कि भैया तेरे पास पैसे जरूर हैं, तू अमीर जरूर है, बट मोर देन 10% ऑफ एनएवी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लगाएगा। मैंने कहा ओके, क्या पर 10% से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, नहीं, ये लिमिट को अगर मैं चाहूं तो बाद में 12% तक ले जा सकता हूं, पर 12% तक ले जाने के लिए मुझे ट्रस्टी और सेबी का अप्रूवल लेना होगा। कह रहा अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं कहा ओके, कह रहा पर सर फिर से ध्यान रखना, डेट पोर्टफोलियो मेरा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10%। कह रहा सर अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी के अंदर मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हो ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मैं कहा ठीक है। कह रहा आपके पास अगर कभी भी आप ट्रांसफर करते हो इन्वेस्टमेंट्स को एक स्कीम से अनदर स्कीम के अंदर, अब ये ट्रांसफर किस रेट पर होगा, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। किताबों में जो रेट है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा, जिस रेट पर आपका स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे दिख रहा है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर आज के रेट पर हम इस काम को करेंगे। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर अच्छा अब एक और काम करते हैं, कह रहा आपके पास कभी भी अगर कोई भी स्कीम इन्वेस्ट कर रही है किसी और, अपनी देखो अपने ही घर में यहां से इस स्कीम से निकाला और दूसरी स्कीम के अंदर ट्रांसफर कर दी, है ना, तो आपके पास सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास कोई भी स्कीम है वो इन्वेस्ट करती है अनदर स्कीम के अंदर, तो अब इसके लिए अगर आप अपने घर में ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आप अपने ही घर में ट्रांसफर करते हो तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी फीस चार्ज नहीं करोगे। ओके, टोटल जो आप आपस में अपनी ही स्कीम्स के अंदर इधर वाली स्कीम से पैसा निकालकर उधर डाल दिया, उधर वाली से निकालकर इधर डाल दिया, तो एग्रीगेट इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट जो सारी स्कीम्स का मिलाकर 5% ऑफ एनओवी से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हो, आपने अपनी आपके जो आपके पास कम से कम 20 स्कीम्स हैं बच्चों, उस 20 स्कीम के अंदर एक स्कीम से पैसा निकाला इधर, इधर से निकाला इधर, कह रहा घुमा लो कितना भी, मैक्सिमम 5% ऑफ एनएवी होगा। पर फंड्स ऑफ फंड स्कीम के साथ ये काम नहीं होता। मैंने कहा ये फंड्स ऑफ फंड्स क्या है, कह रहा जब एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, ठीक है। कह रहा सर अब बाय एंड सेल अगर आप कभी भी करते हो तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी। ओके, डेरिवेटिव बेस्ड नहीं, डिलीवरी बेस्ड। कह रहा जो भी आप काम कर रहे हो वो म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम पर होगा, जितनी भी सिक्योरिटीज को खरीदोगे बेचोगे, किसी बंदे के नाम पर नहीं होगा, किसी बंदी के नाम पर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कभी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी में नहीं करोगे, अपनी कंपनी के या अपनी स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी के अंदर। रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं है यहाँ। कह रहा अगर कभी भी आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट या ग्रुप कंपनी में भी आप पैसा नहीं लगाओगे। किसी भी लिस्टेड कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो कि स्पॉन्सर की है, वो कितना होगा, कह रहा सर मैक्सिमम 25% ऑफ नेट एसेट्स। चलो आपकी अपनी ही कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो इतना ही पैसा लगाया जा सकता है, उससे ज्यादा पैसा आपको लगाना मना कर देंगे। ओके, कह रहा सर आप कभी भी फंड्स ऑफ फंड स्कीम के अंदर तो पैसा हम आपको लगाने ही नहीं देंगे। अगर आपने हमारे से पैसे लिए हैं तो आप ही उस पैसे का ध्यान रखेंगे, आपके अलावा कोई और नहीं रखेगा।
10% से ज्यादा किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में नहीं लगा सकते। इसके साथ ही साथ जो भी पैसा है वो पूरे तरीके से हम ऐसी सिक्योरिटीज में लगाने में बिलीव करते हैं जो कि कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हों। कह रहा सर इसके साथ साथ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी निकल कर आता है। हर एक लिस्टेड एंटिटी को इंटीमेट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को, एनएवी, मंथली पोर्टफोलियो, हाफ ईयरली पोर्टफोलियो। अब इंटीमेट क्या-क्या करना है स्टॉक एक्सचेंज को? कह रहा सर आइए बताता हूं। सबसे पहली बात, आपके पास कितनी मूवमेंट इन कैपिटल हुई है, ठीक है? कितनी यूनिट आपने बेची थी, कितनी यूनिट खरीदी गई, अब कितनी यूनिट ट्रांसफर हो गई है, ये सब चीजें। अब साथ ही साथ रेशो ऑफ स्कीम, यानी कि रेशो ऑफ स्कीम का मतलब क्या है? कह रहा सर आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर स्कीम लिस्टेड है। हाँ, इसके साथ-साथ अगर मैं कहूँ जैसे कहीं पर कोई भी रेटिंग में चेंजेस आते हैं, आपकी रेटिंग होती है ना जैसे क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर में चेंजेस आ गए, यहाँ भी चेंजेस आ गए तो बताना पड़ेगा। कह रहा कभी कोई पेनल्टी लग गई, कोई केस-वेस हो गया सर, तो भी ये बातें बतानी पड़ेंगी। और अगर कभी भी लिस्टेड एंटिटी के ऊपर कोई भी आपके ऊपर सरकार का कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर आ गया, जिसके चलते अब हमने आपको ट्रांसफर करने से मना कर दिया या कोई काम करने से मना कर दिया। यहां तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कोई केस हो गया है या कोई पेनल्टी लग गई है, ठीक है? या तो फिर दूसरे में क्या हो रहा है, जहां पर आपके पास जिस लिस्टेड एंटिटी की हम लोग बात कर रहे हो, आपको यूनिट्स को ट्रांसफर करने से मना कर दिया। आप म्यूचुअल फंड हो, आपके पास यूनिट होल्डर है, पर हमने मना कर दिया कि ना भैया ना, अब हम आपको ट्रांसफर नहीं करने देंगे, ना भैया ना। कह रहा ओके, इसी के साथ साथ ये केस स्टडी है, कवर कर सकते हो। और दैट्स इट, हो गया हमारा चैप्टर खत्म। 8 नंबर पक्के हो गए मित्रा, 8 नंबर पक्के। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना ही बच्चों। इस टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की कहीं ना कहीं बात करूं, एक केस स्टडी की उम्मीद कर लो, एक केस स्टडी की उम्मीद कर लें, एक केस स्टडी की उम्मीद कर लो। और अगर मैं और डिटेल में ले जाऊं तुम्हारे को, ईमानदारी की बात बताऊं, है देखो फिर, तो आप जैसे भी पढ़ रहे हो, सहारा एसेट मैनेजमेंट और श्रीराम म्यूचुअल फंड, इन दोनों शेयर्स को, इन दोनों केसेस को आप कर सकते हो, पूरे चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं दोबारा से आऊंगा, दोबारा से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं जल्दी से अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।